गुड आफ्टरनून गर्ल्स। बेटा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल्स बताए थे, आज मैं उसके आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। आज हम एग्जाम्पल नंबर 3.39 से करेंगे, ठीक है। तो बेटा मैं आपको जो एग्जाम्पल्स करा रही हूँ वही आपको करने हैं फॉलो, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट वन इज योर एग्जाम्पल नंबर 3.39। Let A and B be the two events such that P of A equals to 3/4 and P of B equals to 5/8. We have to show that probability of A union B is greater than equals to 3/4. एंड सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे किसके बीच में लाई करेगा, 3/8 to 5/8। तो देखो बेटा इसमें बेसिकली हमें कैसे करना है, एज वी नो दैट वी हैव ए हमारा क्या कर रहा है, कंटेन करता है ए यूनियन बी में, ठीक है ना। ए हमारा कंटेन करता है ए यूनियन बी में, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन किसकी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3/4, तो 3/4 इज लेस देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट सेटिस्फाई। सेकेंड पार्ट में बेटा हम कैसे करेंगे, हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन बी अगर हम टू इवेंट्स का इंटरसेक्शन करते हैं तो वो हमारे जो सेकंड वाला इवेंट होता है उसमें कंटेन करता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा लेस देन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, विच इज इक्वल्स टू 5/8। सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल्स टू 5/8। नाउ ऑल्सो वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, अगर मैं टू इवेंट्स ए और बी उनकी यूनियन की बात करती हूँ, उनकी प्रोबेबिलिटी की बात करती हूँ, तो दैट वन इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब बेटा आप एक बार बताओ, ये सारी की सारी टर्म हमारी लेस देन किसके होती है, इक्वल्स टू 1 के। तो ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटी या तो 1 के इक्वल होगी या लेस देन 1 के होगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव था 1, हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव 1 हो जाएगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की आपको वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल्स टू 5/8 है और 3/8 आपका लेस देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। तो इसलिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। चलो नाउ द नेक्स्ट वन इज 3.40 एग्जाम्पल। फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, हमारे पास कोई भी दो इवेंट है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, which is less than equals to probability of A union B and which is less than equals to probability of A plus probability of B। तो बेटा आपको ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करनी है, एज वी हैव हमें पता है कि A हमारा किसके इक्वल होता है, A इंटरसेक्शन B नॉट यूनियन A इंटरसेक्शन B। सो यूजिंग एक्सियोम 3 हम थर्ड वाला यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या यूज कर रही हूँ कि हमने जो यहाँ पे कंडीशन ली है हम उसका क्या ले रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, दोनों का यूनियन ले रहे हैं, यूनियन ले रहे हैं तो मैं दोनों के साथ प्रोबेबिलिटी अलग अलग ब्रेक कर सकती हूँ। सो आफ्टर दिस एज वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हमने फर्स्ट एक्सियोम में पढ़ा था कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है ए इंटरसेक्शन बी नॉट दैट वन इज इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमें दोनों ही कंडीशंस पता है कि ये वाली टर्म हमारी पॉजिटिव होती है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारी क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। सिमिलरली जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारी ग्रेटर देन होती है, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हमारी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब हमने इसका यूज करना है अपनी इक्वेशन में कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विच वन इज इक्वल्स टू दिस। तो हमारे पास ए यूनियन बी ग्रेटर देन होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। इट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो हम ये वाली कंडीशन को यूज करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हम तीनों ही कंडीशन से क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ये वाली टर्म हमारी इसके लेस देन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन हमारी यूनियन की है और ये यूनियन हमारा लेस देन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, ठीक है। तो बेटा आपको ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3.41 बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका। द odds अगेंस्ट मैनेजर X सेटलिंग द वेज डिस्प्यूट विद द वर्कर्स आर 8:6 and odds in favor of manager Y settling the same dispute
आर 14:6। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक अगेंस्ट है, ओड्स अगेंस्ट है मैनेजर एक्स के लिए सेटलिंग द वेज विद द वर्कर्स 8:6। हमें उन्होंने उसकी रेशो दी हुई है कि हमारे पास रेशो कितनी है, 8:6 है। एंड ओड्स इन फेवर ऑफ मैनेजर वाई, जो फेवर में है मैनेजर वाई, उसकी रेशो हमें कितनी दी हुई है, 14:6। तो हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द चांस दैट नाइदर सेटल्स द डिस्प्यूट इफ दे बोथ ट्राई इंडिपेंडेंटली ईच अदर। हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है कि दोनों में से कोई भी अपना डिस्प्यूट सेटल नहीं कर रहा है इफ दे बोथ ट्राई इंडिपेंडेंटली ईच अदर। वो हर कोई, दोनों ही एक्स भी और वाई भी इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। तो उसकी चांसेस क्या होंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिस्प्यूट विल बी सेटल्ड। अगर हमारा डिस्प्यूट सेटल हो जाता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। चलो सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट ए, मैंने एक ए लिया है, बी द इवेंट दैट द मैनेजर एक्स विल सेटल द डिस्प्यूट एंड बी बी द इवेंट दैट द मैनेजर वाई विल सेटल द डिस्प्यूट। तो मैं कैपिटल ए और कैपिटल बी दो इवेंट ले रही हूँ, जिसमें दोनों ही इवेंट में जो मैनेजर एक्स और वाई हैं दोनों ही क्या करे हैं, सेटल द डिस्प्यूट। देन क्लियरली वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। ए नॉट क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमें सबसे फर्स्ट में बताया हुआ है कि अगेंस्ट है, अगेंस्ट मैनेजर एक्स सेटल द वेज डिस्प्यूट विद द वर्कर्स। तो उसकी रेशो 8:6 है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट की मैं बात करूँ, क्योंकि हम अगेंस्ट की बात कर रहे हैं, तो ए के लिए क्या आ जाएगा, 8 और 8 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ दीज रेशोज। तो 8:6 है तो हम 8 + 6 करेंगे, तो 8 डिवाइडेड बाय 8 + 6। सेम फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका फेलियर, फेलियर में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सेम फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखो जो वाई मैनेजर है वो फेवर में था, फेवर के लिए हमारे पास रेशो कितनी है, 14:6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा हमारा, 14/14 + 6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि फेलियर के लिए हम क्या निकालेंगे, 1 माइनस करके निकालेंगे। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था बेटा, एक्स के लिए अगेंस्ट और वाई के लिए हमें फेवर दिया हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने अपने रेशियोज को यूज किया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसके लिए निकालनी है, नाइदर सेटल द डिस्प्यूट, दोनों ही सेटल नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम नॉट के लिए करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सेटल नहीं कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नॉट के लिए यहाँ पे अपनी कंडीशन लगाई है, हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें हमारी वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। सेकंड में आपको निकाला प्रोबेबिलिटी दैट द डिस्प्यूट विल बी सेटल्ड। तो बेटा सेटल्ड के लिए आपको सॉल्व करना है, सिंपल है। अगर सेटल्ड के लिए हम बात करें हैं तो हमें दोनों का क्या करना है, यूनियन करना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, आप इसको फाइंड आउट करोगे तो आपको किसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, डिस्प्यूट विल बी सेटल्ड। अब 3.42 देखो बेटा, द ओड्स दैट पर्सन एक्स स्पीक द ट्रूथ आर 3:2। कोई पर्सन है एक्स, उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसका रेशो कितना दिया हुआ है, 3:2। एंड द ओड्स दैट पर्सन वाई स्पीक द ट्रूथ आर 5:3। एक और पर्सन है वाई, उसके सच बोलने की क्या कंडीशन है, 5:3। सो वी इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर ऑन एन आइडेंटिकल पॉइंट। हमें क्या परसेंटेज निकालनी है कि इफ दे लाइकली कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एक दूसरे को कौन से पॉइंट पर। सो लेट अस डिफाइन, मैंने डिफाइन किया, कैपिटल ए को मैंने ले लिया जब एक्स स्पीक द ट्रूथ एंड बी ले लिया मैंने वाई स्पीक द ट्रूथ। तो अगर मैं ए और बी ले रही हूँ स्पीक्स द ट्रूथ के लिए, तो मेरे पास ए नोट और बी नोट किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, जब वे दोनों क्या बोल रहे होंगे, टेलिंग अ लाई। तो लाई के लिए हमारे पास ए नोट और बी नोट हो जाएंगे। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रही हूँ तो उसकी रेशो मेरे पास कितनी थी, 3:2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/3 + 2। ऐसे ही नॉट के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रेशो कितना दिया था, 5:3। तो 5/5 + 3 और उसका हम क्या निकालेंगे, नॉट निकालेंगे। उसके बाद आपको कॉन्ट्राडिक्ट के लिए कंडीशन चेकआउट करनी है, तो उसके लिए आपको ये सॉल्व करना है। तो ये आपको ट्राई करना है, आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको मुझे पिक भेजनी है, ठीक है। चलिए नाउ द नेक्स्ट वन इज नाउ 1 शूट इज फायर्ड फ्रॉम ईच ऑफ द 3 गन्स। हमारे पास 3 गन्स हैं, एक शूट हम हर एक गन में से कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं। E1, E2, E3 denotes the event that the target is hit by the first, second and third guns respectively।
हमने 3 इवेंट्स ले लिए E1 E2 E3। ये क्या है हमारे पास ऐसे इवेंट है दैट द टारगेट इज हिट बाय द फर्स्ट सेकंड एंड द थर्ड गन। वो हमारा जो टारगेट हम हिट कर रहे हैं वो तीनों ही गन से हमारे 1 by 1 हो रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू 0.5, E2 E3 हमें तीनों की ही प्रोबेबिलिटी बताई हुई है। एंड E1 E2 E3 आर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखो तीनों हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी हैं, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एग्जैक्टली 1 हिट इज रजिस्टर्ड एंड एटलीस्ट 2 हिट्स आर रजिस्टर्ड। कैसे करेंगे देखो, हमें तीनों की प्रोबेबिलिटी बताई हुई है। अगर हमें प्रोबेबिलिटी बताई हुई है तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 नॉट भी निकाल सकते हैं, E2 नॉट एंड E3 नॉट भी हम निकाल सकते हैं। अब देखो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है एग्जैक्टली 1 हिट इज रजिस्टर्ड, कि कोई एक तो हमारा रजिस्टर्ड होगा ही होगा, कोई एक हिट तो हमारा। तो फर्स्ट पार्ट में हमें करना है एग्जैक्टली 1 हिट कैन बी रजिस्टर्ड इन द फॉलोइंग। तो कैसे करेंगे देखो, जैसे हमारे पास 3 गन्स हैं, ठीक है ना, 3 में से पहले वाला कि उसका तो होगा ही होगा, सेकंड और थर्ड वाले का नहीं होगा, फिर फर्स्ट वाले का होगा, फर्स्ट वाले का नहीं होगा, सेकंड वाले का होगा, थर्ड वाले का नहीं होगा। तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं एटलीस्ट 1 हिट, कोई एक तो हिट रजिस्टर्ड होगा ही होगा। तो तीनों में से क्या पता पहले वाले का हो जाए बाकी 2 वाले का ना हो, या फिर इसका हो जाए इन दोनों, इसका हो जाए सेकंड वाले का फर्स्ट और थर्ड वाले का ना हो, देन थर्ड वाले का हैपन हो जाए लेकिन इन दोनों का ना हो। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ कि अगर मेरे पास 3 गन्स हैं, 3 गन्स में से हम कंडीशन कैसे देख रहे हैं, या कि फर्स्ट वाले का हो गया या फिर बाकी दोनों का नहीं होगा, या फिर सेकंड वाले का हो जाए बाकी 2 का ना हो, या फिर थर्ड वाले का हो जाए बाकी दोनों का ना हो। तो हम जब कंडीशंस बेटा या वाली फॉर्म में करते हैं, या मीन्स कि हम 3 में से सेलेक्ट कर रहे हैं कि या तो फर्स्ट वाले का होगा बाकी दोनों का नहीं होगा। दूसरा केस क्या है हमारे पास कि सेकंड वाले का हो सकता है बाकी दोनों का नहीं हो सकता। थर्ड वाला क्या होगा कि थर्ड का हो सकता है बाकी दोनों का नहीं हो सकता। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, तीनों की कंडीशंस को ऐड करते हैं। सो दिस वन इज योर एडिशन प्रोबेबिलिटी थ्योरम, कि तीनों को ही हमने क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करके आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है क्योंकि सबकी वैल्यूज गिवन है और आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो सेकंड में एटलीस्ट 2 हिट्स कैन बी रजिस्टर्ड। देखो यहाँ कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। इट मीन्स कि या तो पहले और दूसरे वाले का हिट हो जाएगा, थर्ड वाले का नहीं होगा, या फर्स्ट और थर्ड का हो जाएगा, सेकंड वाले का नहीं होगा, सेकंड और थर्ड वाले का हो जाएगा, इनका नहीं होगा, या फिर तीनों का ही हो जाएगा। क्योंकि एटलीस्ट का मतलब क्या है कि 2 तो होने ही चाहिए, 2 से ज्यादा हो जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन 2 तो होने ही चाहिए। तो क्या पता तीनों के ही रजिस्टर्ड हो जाए, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पर 4 केसेस बनेंगे, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, चारों ऐड हो जाएंगे। सबकी वैल्यूज पुट करनी है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलिए नाउ द नेक्स्ट वन इज 3.44 एन अर्न कंटेन्स 4 टिकट्स नंबर 1 2 3 4 एंड अनदर कंटेन्स 6 टिकट नंबर 2 4 6 7 8 9। If one of the 2 urns is chosen as random and a ticket is drawn random from the chosen urn, find the probability that the ticket drawn bears the number. First one is 2 or 4, second one is 3 and the third one is 1 or 9। बेटा ये क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगी भी नहीं, ये आपको ही करना है। क्यों नहीं समझाऊंगी, क्योंकि बिल्कुल सेम ऐसे एग्जाम्पल मैंने आपको इससे पहले वाले में कराया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, किस कंडीशन से करना है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हम किस अकॉर्डिंगली फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपको एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी बताई है कि उसमें अगर हमारे पास कंडीशन आती है या वाली तो हम एडिशन करते हैं, ठीक है ना। तो आपको वो ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको सॉल्व करना है। चलो अब देखो एग्जाम्पल नंबर 45, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मुझे ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। देखो क्या है क्वेश्चन हमारे पास, अ बॉक्स कंटेन 6 रेड 4 व्हाइट 5 ब्लैक बॉल्स। एक बॉक्स है उसमें हमारे पास 6 रेड हैं, 4 व्हाइट हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। नाउ अ पर्सन ड्रॉन 4 बॉल्स फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम। किसी एक पर्सन ने क्या किया, उस बैग में से 4 बॉल्स को निकाल लिया, रैंडमली निकाल लिया। So we have to find the probability that among the balls drawn there is at least 1 ball of each color। कि अगर उस बैग में से हमने उस बॉक्स में से 4 बॉल्स को रैंडमली बाहर निकाला है तो उसमें से एटलीस्ट एक एक कलर की तो बॉल्स होनी ही चाहिए। तो उसके लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो द रिक्वायर्ड इवेंट इज दैट इन अ ड्रॉ ऑफ 4 बॉल्स फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडमली देयर इज एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर। एक सिंगल बॉल तो कम से कम हमारी हर एक कलर की होनी चाहिए। तो कंडीशन क्या होगी,
एक रेड हो सकती है, एक व्हाइट हो सकती है, 2 ब्लैक हो सकती हैं, या फिर 2 रेड हो सकती है, 1 व्हाइट 1 ब्लैक, या फिर 1 रेड 2 व्हाइट और 1 ब्लैक बॉल्स। तो हमारे यहाँ पर 3 कंडीशंस हो गई, क्योंकि हमारे पास रेड व्हाइट और ब्लैक बॉल्स ही हैं। तो अगर हमारे पास एटलीस्ट 1 कलर की हर एक बॉल होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे हर एक की कंडीशन देख रहे हैं कि रेड और व्हाइट अगर सिंगल सिंगल है तो क्या पता 2 हमारी रेड हो, 2 रेड हैं तो एक हमारी व्हाइट और ब्लैक हो सकती हैं, और अगर 2 व्हाइट हैं तो एक रेड और एक ब्लैक हो सकती हैं। तो यहाँ पर भी हमारी क्या लग जाएगी, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, या वाली कंडीशन चेक करें कि या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने क्या करना है बेटा, यू हैव टू फॉलो द एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, देन यू हैव टू कैलकुलेट एंड फाइंड द रिजल्ट, ठीक है। तो दिस वन यू हैव टू कंप्लीट दिस एग्जाम्पल एंड द एग्जाम्पल नंबर 4.6। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, आपको ये वाली पढ़नी है एग्जाम्पल नंबर 3.46, ठीक है। तो मैंने आपको आज एग्जाम्पल 3.46 तक बताया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 3.47 से आगे कंटिन्यू कराऊंगी। आज फिलहाल आप ये वाले एग्जाम्पल्स पढ़ के देखिए, कोई डाउट होगा तो आपने मुझसे पूछना है। थैंक यू।